आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है दी प्रेसिडेंट टॉपिक। इसमें बेसिकली हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्रेसिडेंट हम लोग चुनते कैसे हैं, इनका पावर क्या है, इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो बेसिकली हम लोग इसमें ज़्यादातर प्रेसिडेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वह गवर्नमेंट का हेड होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वह पूरे कंट्री का हेड है। बिल्कुल सही बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट का ना काम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जो काम है ना वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्रेसिडेंट का ज़्यादातर जो काम है वो केवल साइन करना होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे। उनका काम होता है कि सारे इंस्टीट्यूशन काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, सुपरवाइज करो, उसको देखो। जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर नज़र रखो। वो खुद नज़र नहीं रखते हैं, उनके नीचे IAS ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े रैंक के, तो वो लोग नज़र रखते हैं, लेकिन रिपोर्ट फाइनली किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता ही है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ये देखता है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। यदि गलत है तो उसको सजेशन भी देता है, बढ़िया है तो उसको अप्रिसिएट भी करता है, यानी कि पीठ भी उसका थपथपाता है। और वही देखता है कि काम जो है वो हारमोनी में हो रहा है कि नहीं। हारमोनी का मतलब होता है शांति तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, कुछ इसमें गलत तो नहीं हो रहा, ये सब। और जो हमारे कंट्री का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, बेसिकली अपने मकसद को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है कि नहीं, ये सब बेसिकली प्रेसिडेंट का देखने का काम होता है। आगे, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि हम लोगों के पास अधिकार है ही नहीं प्रेसिडेंट को चुनने का। हम लोग चुनते किसको हैं? हम लोग अपने MLA को चुनते हैं। स्टेट लेवल पे बात करें तो MLA को चुनते हैं, नेशनल लेवल पे बात करें तो MP को चुनते हैं। हमारे पास अधिकार न CM को चुनने का है, न PM को चुनने का है, और ना ही प्रेसिडेंट को चुनने का है। फिर हम लोग क्या करते हैं भाई? स्टेट लेवल पे हम लोग अपने MLA को चुनते हैं, फिर सारे MLA मिल के CM को चुनता है, चीफ मिनिस्टर को। उसी प्रकार से नेशनल लेवल पे बात करें तो हम लोग चुनते हैं अपने MP को, फिर सारे MP मिल के चुनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। और फिर सवाल है कि सर प्रेसिडेंट को फिर चुनता कौन है, इनको इलेक्ट कौन करता है, कैसे डिसाइड होता है कि अगला प्रेसिडेंट हमारा कौन होगा? इसके लिए भी कानून है, नियम का है। देखते हैं क्या है। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि MPs एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कहने का मतलब MLA, इलेक्ट द प्रेसिडेंट। सोचो, फिर प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार सारे के सारे MP और सारे के सारे MLA को होता है। अब देखो, MP तो केवल लोकसभा और राज्यसभा में होता है, लेकिन फिर सवाल है कि सर कौन से स्टेट के MLA को अधिकार होता है? कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, बल्कि सारे स्टेट के MLA के पास अधिकार होता है प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी, प्रेसिडेंट को चुनने का। तो अब जरा सोचो, बिहार में टोटल MLA कितने हैं? 243। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगभग 400 के आसपास है, उसी प्रकार से झारखंड में है। ये MLA का बात हो रहा है। और लोकसभा का बात करें MP तो वो 545 है। फिर राज्यसभा में भी कुछ है, उनका नंबर हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी एक नंबर है MLA का, मतलब MP का। तो प्रेसिडेंट को चुनने का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो केवल और केवल सारे स्टेट के MLA और MP के पास होता है, और वो MP आपका लोकसभा का भी है और राज्यसभा का भी है, ठीक है। चलिए, तो क्या प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार आम आदमी के पास है क्या? हम लोग जैसे इंसान के पास है क्या? नहीं है। इनको चुनने का अधिकार केवल MP और MLA को होता है। और यहाँ पे भी MLA किसी एक स्टेट का नहीं, बल्कि सारे स्टेट का MLA। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट के पद के लिए जो आदमी चुनाव लड़ता है उसको यदि ज़्यादा MP और ज़्यादा MLA का वोट मिल गया, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ वोट यदि उसको मिल गया, तो अगला प्रेसिडेंट हमारा वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के पद के लिए आप खड़े हो रहे हैं, यदि आपको मेजॉरिटी ऑफ MP और MLA ने वोट दे दिया, यानी कि ज़्यादा वोट आपके पक्ष में गिरा, तो आप प्रेसिडेंट बन गए। यदि वोट आपको ज़्यादा नहीं मिला तो आप नहीं बनेंगे, आप चुनाव हार जाएंगे, कोई और बन जाएगा, ठीक है। आगे, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन। जब मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट जो होता है ना
उनका एक एक शब्द वो जो भी बोलते हैं, इसका मतलब है कि उनके शब्द में पूरा कंट्री छुपा हुआ है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? केवल और केवल गवर्नमेंट को। ठीक है, इन यही दोनों में बेसिक फर्क है, याद रखिएगा। जब भी बात होता है प्राइम मिनिस्टर का तो वो हेड होता है गवर्नमेंट का, और वो केवल और केवल गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, जो प्रेसिडेंट है, वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो कंट्री का हेड होता है। ठीक है, आगे, ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो, जैसे मान लो, सपोज करो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होना है, मतलब कुछ साइन वाइन होने का काम होना है मान लो, तो उस समझौते में साइन कौन करेगा? उस मीटिंग में साइन करने का किसका अधिकार है? प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का? प्रेसिडेंट का होता है। कहने का मतलब, जब एक कंट्री का मामला दूसरे कंट्री से होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे साइन किसका इंपॉर्टेंट है? प्रेसिडेंट का, क्योंकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी अच्छा भला होता है उसका जिम्मेदार कौन है? फिर कंट्री का। यदि बात होगा कि कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है या फिर कंट्री में कुछ खराब हो रहा है, उसका जिम्मेदार होता है प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नमेंट में यदि कुछ खराबी हो रहा है, कुछ अच्छाई हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन द प्रेसिडेंट्स नेम। यानी कि कंट्री में, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जो भी नया कानून निकालेगा, जो भी पॉलिसी निकालेगा, वो सब का सब किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, और फाइनल सिग्नेचर भी उसी का होता है, क्योंकि वो हेड है भाई कंट्री का। ठीक है, आगे, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब है, मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट गेस्ट को, अमेरिका का है, इंडिया में उसको इनवाइट करना है। जैसे आप देखते हैं ना, हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे पे या फिर इंडिपेंडेंस डे में अलग अलग कंट्री के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं। तो उसको जो अपॉइंट किया जाता है या फिर जो उनको मीटिंग में बुलाया जाता है, वो बुलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है आपका? यानी कि किसके पास अधिकार है बुलाने का? प्रेसिडेंट के पास। जैसे मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि एक नोटिस लिखा जा रहा है, यानी कि एक लेटर लिखा जा रहा है। लेटर इस रूप में, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होना है, और हम चाहते हैं कि अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया विजिट करने के लिए आए 15 अगस्त के दिन, यानी कि इंडिपेंडेंस के दिन। तो एक लेटर लिखा जाएगा अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को, और उनमें जो नाम होगा वो किसका नाम होगा? बताओ, प्रेसिडेंट का होगा। बिल्कुल, कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको इनवाइट करता हूं कि आप यहाँ पे 15 अगस्त के दिन, यानी कि इंडिपेंडेंस के दिन आइए, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं या फिर जो बड़े बड़े इन्विटेशन होते हैं किसी भी कंट्री को लेकर, तो वो किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। ठीक है, आगे, दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट का केवल मतलब ये भी नहीं होता कि केवल बाहर के लोगों को ही बुलाना, नहीं, इंडिया के अंदर भी जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी आपका किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब समझते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का एकदम मेन जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है उसको हम लोग कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो जो एक बार फैसला सुना दिया उसको फिर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, आगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, दी जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गए। देखो अब ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज भी कहा जा रहा है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आया। आप इसको ऐसे समझो, सुप्रीम कोर्ट जो है ना इंडिया का, वो इतना छोटा, आप इसको मत समझो। पहले ना सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लेवल बना हुआ है। लेवल इस रूप में है कि जो कानून, मतलब जो फैसला सुनाता है वो तो बेसिकली जज ही होता है, लेकिन मान लो कि उस फैसले सुनाने में वो भी अटक गया, तो फिर वो किससे पूछेगा? वो पूछेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो सबसे टॉप पे कौन हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उससे नीचे कौन हो गए? सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम चलता है। उसी प्रकार से एंड द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, और हर स्टेट में जो हाई कोर्ट है उसमें भी जो जज को अपॉइंट किया जाता है वो भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसी प्रकार से द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, हर स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। यानी कि किस स्टेट में
कौन सा आदमी गवर्नर के तौर पे बन के जाएगा वो हमारा प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। जैसे हमारे बिहार का भी जो गवर्नर है अवलकर जी हैं, जो नाम उनका हमको अच्छी तरीके से याद नहीं आ पा रहा, मतलब जो गवर्नर अभी हमारे बिहार के हैं, उनको जो बिहार में भेजा गया होगा क्या वो अपने मन से आए होंगे? नहीं, उनको भेजा गया होगा किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, आगे दी इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर का मतलब है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का सबसे हेड आदमी। ठीक है, जो इलेक्शन का पूरा काम देखते हैं, जो हेड होता है उनका। एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्री का एम्बेसडर समझते हैं क्या होता है? अदर कंट्री का एम्बेसडर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान यदि किसी कंट्री में जा रहा है तो मतलब वो बड़े ऑफिसर होते हैं, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि इंडिया का ऐसा बड़ा ऑफिसर जो किसी कंट्री में जा रहा है तो इंडिया को क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए सपोज के तौर पे मान लो हम ही को अम्बेसडर बना के गवर्नर, मतलब अम्बेसडर हमको बना के प्रेसिडेंट भेज रहा है कहाँ? पाकिस्तान। तो ये जो अम्बेसडर है इसको अपॉइंट करने का अधिकार केवल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो कहने का मतलब हो गया कि कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ही करता है और उन्हीं के नाम पे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने अभी देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर, ये सबको सब बड़े बड़े पोस्ट के लोग होते हैं और इन सबको अपॉइंट करने का अधिकार यानी कि सेलेक्ट करने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास ही होता है। आगे, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि जब दो कंट्री के बीच में कोई समझौता होता है, कोई एग्रीमेंट में साइन होता है, तो वो सब का सब प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है प्रेसिडेंट का, ये बेसिकली प्रेसिडेंट के पावर को दिखा रहा है। ठीक है, आगे, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो आपका तीन बेसिकली डिफेंस का सिस्टम है, नेवी और आपका मिलिट्री जो लैंड पे है वो, और एयरफोर्स, ये जो जिसको हम लोग कहते हैं ना थल जल और वायु सेना, इन तीनों सेना का हेड पता है कौन है? आपका प्रेसिडेंट है। हालांकि इन तीनों इस डिफेंस का, तीनों इन डिफेंस का एक कमांडर जरूर होता है, लेकिन उससे भी सबसे टॉप पे जो है वो आपका प्रेसिडेंट है। इसीलिए आप कभी भी देखना, हालांकि आपने कभी गौर भी किया होगा या फिर गौर नहीं किया तो अब आप गौर करना कि हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कहीं भी जाते हैं ना तो इन तीनों डिफेंस सिस्टम का जो कमांडर है, जो चीफ है, वो उनके साथ जाते हैं। क्या अभी आपने गौर किया इस बात को? कभी गौर करना। अब ये गौर करना, जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को बिहार आना हो या फिर झारखंड जाना हो, उत्तर प्रदेश जाना हो, कहीं भी जाना हो, कभी भी वो कहीं भी जाएंगे ना या फिर जाएंगे तो उनके साथ साथ आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का, तीनों का कमांडर साथ जाएगा। ये नियम है, प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, तो तीनों डिफेंस सिस्टम का हेड कौन होता है बताओ? आपका प्राइम मिनिस्टर ही होता है। एक बार प्राइम मिनिस्टर नहीं, माय मिस्टेक, प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो एक बार वो आदेश दे देते हैं वो हो जाता है उसमें। ठीक है, आगे, बट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज ऑल दिस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन इनके साथ एक पाबंदी है। पाबंदी ये है कि ये कोई भी डिसीजन खास करके पावर से रिलेटेड अपने मन से नहीं ले सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बोलेंगे तभी इनको लेना पड़ता है। बेसिकली अल्टीमेटली पावर किसके पास? मिनिस्टर के पास। अच्छा, सारा का सारा जो मेजर पावर है आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है, लेकिन वो अपने से कुछ नहीं कर सकते। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, मतलब सारे मिनिस्टर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा क्या खास बात है मिनिस्टर में, जरा बताओ। इसमें खास बात यह है कि मिनिस्टर को बेसिकली वोट हमने दिया है। क्या प्राइम मिनिस्टर को आपने वोट दिया क्या? बिल्कुल नहीं। क्या प्रेसिडेंट को आपने वोट दिया क्या? नहीं। हमने वोट किसको दिया? एमपी को, और वही एमपी मिनिस्टर बनता है। इसीलिए वो कहा जाता है कि आप एमपी से पूछ रहे हैं या फिर मिनिस्टर से जवाब पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप आम जनता से पूछ रहे हैं। इसीलिए अल्टीमेटली सारा पावर घूम फिर के किसके पास आ जाता है? मिनिस्टर के पास ही आ जाता है, यानी कि सारे एमपी के पास ही आ जाता है, क्योंकि भाई लोगों ने इसको चुना है। ठीक है, आगे, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। जैसे मान लीजिए कि कोई एडवाइस मिनिस्टर देता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को। उनको पसंद नहीं आया मान लो, लेकिन वो दोबारा सवाल कर सकता है किसको? मिनिस्टर्स को,
कि आप इसमें कुछ चेंज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन अल्टीमेटली यदि मिनिस्टर भी चेंज नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। ठीक है, आगे। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। यानी कि मान लीजिए कि मिनिस्टर उसको मना कर देते हैं कि नहीं हमने जो कहा है वो सही है, तो प्रेसिडेंट को चुपचाप उसके ऊपर साइन करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिकली आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इंडिया का चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सबके पास पावर लिमिटेड है और घूम फिर के सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का खूबसूरती है जो हर किसी को बांध के रखता है। पता है ऐसा नहीं होता ना तो हर आदमी के पास पावर अनलिमिटेड होता और वो जो चाहता वो करता। मान लो कि रात में प्रेसिडेंट को गुस्सा आ गया, बोल देगा कि चाइना पे हमला करो, हमला कर देगा, लेकिन कैसा होता है, नहीं, प्रेसिडेंट एडवाइस भी दे देगा लेकिन इसके बावजूद मिनिस्टर उसको समझाएंगे। पहली बात वो एडवाइस दे ही नहीं सकता जब तक कि मिनिस्टर नहीं बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब सब आपस में घूम फिर के एक जगह पर ही आ जाते हैं। ठीक है, सबका पावर आपस में मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स अप्रूवल टू इट। देखो, कोई भी बिल हो, कोई भी नियम कानून हो, बनाने का काम तो मिनिस्टर का ही है, बेसिकली हमारे एमपी का ही है, लेकिन बनाने के बाद फिर वो अल्टीमेटली लास्ट साइन के लिए भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देते हैं तब जाकर वो कानून हमारा लागू हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट साइन कब करता है, जब कानून बनेगा तभी ना। लेकिन अल्टीमेटली कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास, हमारे मिनिस्टर्स के पास, यानी कि एमपी के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, क्योंकि उन्हीं में से हमारे मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, आगे। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, प्रेसिडेंट कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई बिल बनाया और वो बिल किसके पास गया साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट के पास, और उस बिल को ना मतलब उस बिल में कुछ सुधार का जरूरत था या फिर प्रेसिडेंट को वो बिल पसंद नहीं आया, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल को दोबारा भेज सकता है पार्लियामेंट में कि भैया इसमें हमको कुछ गड़बड़ी लगा, इसमें आप ये चीज़ सुधार लो, वो चीज़ करेक्ट कर लो। यदि पार्लियामेंट चाहेगा उसमें सुधार करने के लिए तो सुधार करेगा, यदि नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, और फिर दोबारा किसके पास घूम फिर के आ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा, और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को फिर उसके ऊपर साइन करना पड़ता है। ठीक है, आगे। बट इफ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट। वही बात है हमने जो कहा अभी आपको कि यदि दोबारा घूम फिर के बिल पार्लियामेंट से निकल के प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो प्रेसिडेंट को बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर साइन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो चाहे तो उसमें सजेशन दे सकता है कि भैया इसमें गलत ये है, उसको सुधार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। केवल वो एडवाइस दे सकता, वो कर नहीं सकता। करने का काम किसका है, आपके पार्लियामेंट का। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट यदि उसमें कोई सुधार नहीं करेगा तो फिर प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली उसके ऊपर साइन तो करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिजन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। यानी कि पार्लियामेंट में जो पार्टी मेजोरिटी में होता है उसको अपॉइंट करता है, उसके एक लीडर को अपॉइंट करता है, यानी कि बुलाता है अपने यहाँ पे, कौन, प्रेसिडेंट, और वही हमारा फिर बाद में क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि जो पार्टी मेजोरिटी में है उस पार्टी का एक लीडर होता है, उस लीडर को बुलाता कौन है अपने यहाँ पे, प्रेसिडेंट बुलाता है। लेकिन बेसिकली बुलाता क्यों है, शपथ के लिए, ओथ के लिए। तो वो फिर बाद में हमारा ओथ लेने के बाद क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर के पास ये अधिकार, सॉरी, क्या प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि अपने मन से वो जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर वही आदमी बनेगा जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेगा, यानी कि जो एमपी चुन लेगा, सारे एमपी मिलके जिस आदमी को अपना लीडर मान लेगा वही जाके बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन उसको शपथ ग्रहण कराने का जिम्मेदारी किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। उसी को हम लोग कहते हैं अपॉइंट करना। बेसिकली कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का, दी जुडिशियरी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर, वो है आपका दी जुडिशियरी।
जुडिशरी का सिंपल सा मतलब होता है जितने आपको कोर्ट दिखते हैं ना, जिसमें हमारे फैसले सुनाए जाते हैं जजेस के द्वारा, उसी को हम लोग एक साथ कह देते हैं जुडिशरी। जैसे आपको पता है हमारे हर स्टेट में हाई कोर्ट है और एक हमारे पास मात्र सुप्रीम कोर्ट है, इन सभी को हम लोग एक साथ क्या कह देते हैं, जुडिशरी। यानी कि कोर्ट जितने भी हैं उन सबको एक कॉमन नाम दे देते हैं हम लोग, जुडिशरी, सिंपल सा। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ऑल दी कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड दी जुडिशरी। तो जितने भी कोर्ट हैं आपके इंडिया में, चाहे वो लो लेवल पे हो, हाई कोर्ट हो या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो, यानी कि जितने भी कोर्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, उन सभी को हम लोग एक साथ कह देते हैं जुडिशरी। ठीक है, आगे। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर कंट्री। इंडिया के अंदर जो जुडिशरी का सिस्टम है उसको यदि हम लोग बात करें उसके अंदर, तो पूरे कंट्री के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे कंट्री में मात्र एक है। हाई कोर्ट है इन दी स्टेट्स, हर स्टेट में हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है जो हर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल, और छोटे छोटे लेवल पे भी हमारे कोर्ट होते हैं, छोटे मोटे कोर्ट। सिविल कोर्ट होता है, फिर से आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर से आपका हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये सब बेसिकली अलग अलग लेवल पर आपका कोर्ट है। ठीक है, छोटा मोटा कोई समस्या है तो आप सिविल कोर्ट में जाते हो, उससे गंभीर मामला है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, उससे भी गंभीर मामला है तो हाई कोर्ट, और सबसे गंभीर मामला है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो अलग अलग लेवल पे आपका अलग अलग कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, आगे। द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब बताओ, इन सारे कोर्ट का जो हेड है, जो सबसे टॉप है, वो कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून निकालेगा वो कानून सभी कोर्ट पे लागू हो जाएगा। जैसे होता है ना हमारे घर में हमारे दादाजी जो बोलते हैं वो सबको मानना पड़ता है, चाहे हमारे पिताजी हो, माताजी हो, भाई बहन, कोई भी, सबको मानना पड़ता है। उसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल देगा वो सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, चाहे वो पटना का हाई कोर्ट हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, हर कोर्ट को मानना पड़ता है। तो बेसिकली जो जुडिशरी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, सही है कि गलत है, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये सब देख रेख करने का काम सुप्रीम कोर्ट का ही है। आगे, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ले लेगा वो डिसीजन सभी कोर्ट पे लागू हो जाता है। जितने भी कोर्ट यहाँ पे कंट्री के अंदर, सारे कोर्ट पे वो डिसीजन लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ना कुछ डिस्प्यूट को वो, मतलब कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आते हैं। देखते हैं क्या क्या वो मामला। जैसे बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जैसे मान लीजिए कि दो आदमी आपस में झगड़ा कर लिया, तो इस प्रकार का छोटा मोटा मामला भी कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि इस प्रकार का मामला सुप्रीम कोर्ट जाता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही छोटा मामला है। आप चाहे तो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो हाई कोर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। जनरली सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है जो किसी भी कोर्ट से संभलता नहीं है, मतलब कि जो केस सिविल कोर्ट से नहीं संभला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं संभला, हाई कोर्ट से नहीं संभला, तो फिर वो केस जो है ना कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाँ, फिर भी है भाई, कोर्ट है तो आपको सुनना पड़ सकता है। आप खाली बैठे हैं तो मामला भी सुनना पड़ेगा आपको। तो यदि दो आदमी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। आगे, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, मान लो कि आदमी और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट सुनता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, मान लो कि दो गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, मान लो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, कुछ चीज़ों के लेकर ऊपर मामला गड़बड़ा गया, तो वो कोर्ट, वो मामला भी कहाँ चल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन, यानी कि सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, तो उस प्रकार का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर लेता है। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हर प्रकार का मामला जो है आपका वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये मत करना कि हमारा कोई मुर्गी चुरा लिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत कर दी, उसका केस वहाँ लड़ रहे, नहीं। ये सब छोटा छोटा मोटा मामला है, आप इसको अपने लोकल लेवल पे या फिर आप चाहो तो पंचायत में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली वैसे मामले जाते हैं जो कि बहुत ही गंभीर मामले होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब भी मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है और सुनता भी है। आगे, सुप्रीम कोर्ट इज द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केस का मतलब होता है छोटा मोटा जैसे, अच्छा यहाँ पे ना सिविल और क्रिमिनल दो केस होता है। सिविल का मतलब होता है मेरा प्रॉपर्टी हड़प लिया, है ना, मेरे घर पे कब्जा ये कर लिया, ये सब हो गया आपका सिविल। सिविल का मतलब जिसमें कि आपको सज़ा जल्दी नहीं मिलता, इसमें ना सेटल किया जाता है कि भैया आपने इसका ज़मीन क्यों लिया, वापस करो, ऐसा कुछ। लेकिन
क्रिमिनल में बेसिकली वो आते हैं जो कि गंभीर अपराध होता है। कोई किसी को गोली मार दिया वो क्रिमिनल में आ जाएगा। मर्डर, हार्ड मर्डर, डकैती, ये सब किस में आएगा? आपका क्रिमिनल में आएगा, क्योंकि सब क्राइम है। और किसी की ज़मीन को हथिया लेना ये क्राइम तो है ही, लेकिन ये उतना गंभीर अपराध नहीं है। बेसिकली इसको सिविल केस बोलते हैं, और इसमें जल्दी किसी को सज़ा नहीं होता। इसमें बेसिकली मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है। तो 2 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन चाहे केस कोई भी हो, इन सब का जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, आगे। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने फैसला जो सुनाया, जैसे सपोज करो कि मेरा कोई फैसला था, मेरा कोई केस था जो हाई कोर्ट में चल रहा था, और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले से हम खुश नहीं है, हमको लग रहा है ना कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो गलत फैसला सुनाया, तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहने का मतलब यदि आप अपने फैसले से खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और वहाँ पे बोल सकते हैं कि हम अपने फैसले से खुश नहीं हैं, आप फैसला एक बार सुनाओ। और अल्टीमेटली जो एक बार सुप्रीम कोर्ट कह देगा वहाँ पे, फिर वो आपका फाइनल हो जाएगा। वहाँ उसके बाद आप फिर कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट था आपका। आगे, द जुडिशियरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सोचो, यानी कि जुडिशियरी ना किसी के अंदर में नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता, किसी भी गवर्नमेंट का बस नहीं चलता। मतलब लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, किसी का बस जुडिशियरी पे नहीं चलता। इसीलिए हर आदमी किसी ना किसी, मतलब किसी से वो डरे ना डरे, लेकिन जज से या फिर जुडिशियरी से वो जरूर डरता है। बात समझ आ रही है? तो जुडिशियरी के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आगे, द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। मतलब कि जो आपका जज है वो बिल्कुल किसी भी गवर्नमेंट के अनुसार काम नहीं करती है। मतलब कोई गवर्नमेंट बोलेगी कि फैसला मेरे पक्ष में सुना देना, तो क्या ऐसा कर सकती है कोई जज? बिल्कुल नहीं कर सकती है। यदि ऐसा होने लगा तो बताओ, क्या आम आदमी का कभी भी भरोसा कोर्ट पे रहेगा? कभी नहीं रहेगा। अच्छा देखो, आम चीज़ जनरली होता क्या है, यदि गांव में या फिर हमारे पड़ोसी में झगड़ा होता है तो आदमी को पुलिस पे भरोसा हो ना हो, लेकिन उसको कोर्ट पे बहुत भरोसा होता है। क्या बोलता है? आई विल सी यू इन द कोर्ट, यानी कि तुमने यहाँ पे तो बाजी मार लिया, बाद में तुमको बेटा हम कोर्ट में देख लेंगे। ऐसा लोग बोलते हैं ना। कोर्ट का नाम अल्टीमेटली लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको एक भरोसा होता है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो सही सुनाएगा। अब आप खुद सोचो, यदि कोर्ट ही करप्ट हो जाए तो क्या मामला ठीक रहेगा आपका? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जज कभी भी किसी गवर्नमेंट के अंडर में किसी सरकार के अंदर में या फिर किसी आदमी के अंडर में काम नहीं करती है। इनका पावर अपना अलग होता है। कोई दिक्कत इसमें? चले आगे बढ़ते हैं। मतलब ये किसी का नहीं सुनता, ये अपने मन का सुनता है, और जो सही रहता है वही ये करता है। आगे, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करता है किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस जो था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पहले रह चुका है बहुत बड़े पोस्ट पे, उनके एडवाइस पे करता है। तो बेसिकली चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का वो हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सब डिसाइड करते हैं, और प्रेसिडेंट भी डिसाइड करते हैं बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा और हाई कोर्ट का जज कौन होगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करता। प्रेसिडेंट भी पूछता है किससे? प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस से पूछता जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाना है। इस प्रकार का पूरा एक मीटिंग होता है। पहले मीटिंग होने के बाद फिर एक पूरा चैम्बर बनता है। चैम्बर मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट के, बड़े बड़े लेवल के हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस वहाँ पे बैठे रहते हैं। सभी से पूछा जाता है कि अगला जज कौन होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कौन होगा, ये सब वहाँ पे पूछा जाता है। ये सब ठीक है। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस भी रहते हैं इंडिया के, फिर से प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, प्रेसिडेंट भी रहते हैं। इन सब का वहाँ पे बेसिकली बहुत बड़ा रोल रहता है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में और हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करने में। ठीक है, आगे अगला है इसमें, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, मतलब जो बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी रह चुका है लेकिन अब बहुत सीनियर हो चुके हैं, वो चुनते हैं फिर किसको? चीफ जस्टिस को। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या है बताते हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट में वो जज होते हैं जो कि फैसला सुनाते हैं। ठीक है। अब एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
वो हो गया सारे जज से भी ऊपर, यानी कि चीफ जस्टिस जो होंगे वो सब जज से ऊपर। फिर उससे नीचे कौन, कुछ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, मतलब कि फैसला ऐसा सुनाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यदि मामला फंसता है तो सारे जज भी किससे पूछते हैं, चीफ जस्टिस से पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार का होता है पूरा। ठीक है, आगे। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजिशन। यदि एक बार कोई भी जज सेलेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर हाई कोर्ट के लिए, तो फिर उसको उस पद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। हटाने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपका मन हुआ, जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर का मन हुआ, उसको हटा दो, हटा देगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी फिर पूरा वोटिंग ये सब होता है, पूरा मतलब पूरा कानून इसके लिए है। आपको मन करेगा हटा दो, आप नहीं हटा सकते, बिल्कुल नहीं। हलवा थोड़ी है कि जब मन किया तब बना लिए, जब मन किया तब खा लिए, वैसा नहीं है। बहुत इसके पीछे ना कानून होता है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हर इंसान का विश्वास किस पे है, जज के ऊपर है। ठीक है, आगे। जज चाहे तो किसी को मौत के घाट उतार सकता है फांसी दिलवा के, और किसी को चाहे तो उसका जीवन बचा सकता है। इसीलिए यहाँ पे खिलवाड़ नहीं हो सकता, बहुत ही लंबे प्रोसीजर इसमें फॉलो किए जाते हैं। आगे, अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि आप किसी जज को हटाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से, तो आपको दोनों हाउस से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, दोनों हाउस से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से ज़्यादा आपको वोट लेना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा लोगों का सहमति होनी चाहिए, तभी आप उसको हटा पाएंगे। जैसे लोकसभा में कुछ मेंबर है, राज्यसभा में कुछ मेंबर है, यदि ज़्यादा वोटिंग हटाने के पक्ष में पड़ गया, ज़्यादा वोट यदि हटाने के पक्ष में पड़ गया तो जज हटा दिया जाएगा, यदि नहीं पड़ा तो नहीं हटेगा। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो क्या बताओ, किसी एक आदमी के हाथ में है जज को हटा पाना? बिल्कुल नहीं है। किसके हाथ में रिलाई करता है? ये पूरी तरीके से पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के एमपी के पास है। ठीक है, जैसे मान लो किसी जज को हटाना है, तो यदि हटाने के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ गया तो हट जाएगा, और मान लो कि वोट नहीं पड़ा तो दोबारा वही रहेंगे। तो ऐसे इसमें ऐसा होता है। ठीक है, आगे। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा आज तक अभी फिलहाल हुआ नहीं है कि जज को हटाना पड़े, मतलब कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई जज गलत काम किया और उसको अपने पद से हटाना पड़ गया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जब भी हटाए तो नेचुरल तरीके से ही हटाए, मतलब कि कोई क्राइम किया उसको फिर हटाना पड़ा, ऐसा कुछ ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इंडिया में आप जुडिशरी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे। क्योंकि यहाँ पे धांधली नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है भाई, उसका अपना मर्जी है, अपना कानून है उसका। आगे, द जुडिशरी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। सोचो, पूरी दुनिया में इंडिया का जो जुडिशरी वाला सिस्टम है ये सबसे पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल भी है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, भारत का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, 140 करोड़ आबादी है। इतने बड़े आबादी को संभाल पाना किसी भी कंट्री के जज के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया इसको आज संभाल पा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, आगे। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। इंटरप्रेट करने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कुछ गलत लग रहा है तो इनको सुधारने का एडवाइस दे सकता है वो किसको? पार्लियामेंट को, कि भैया हमने देखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ गलत है, इसको आप लोग क्या कर लो, सुधार लो। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल एडवाइस दे सकता है। मान लीजिए संविधान में ऐसा कुछ है जो कि गलत लग रहा है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को गलत लग रहा है, तो क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो खुद चेंज कर ले? नहीं, वो केवल और केवल पार्लियामेंट को एडवाइस देगा कि भैया इसमें चीज़ गलत है, आप इसको उसमें सुधार लो। फिर वो लोग सुधारते हैं। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास केवल अधिकार होता है उसको इंटरप्रेट करने का, मतलब कि केवल उसको देखने का क्या गलत है क्या सही है, लेकिन सुधारने का काम अल्टीमेटली करेगा कौन? पार्लियामेंट ही करता है। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे ना जुडिशियल रिव्यू क्या है, जरा ये भी समझ लो। द जुडिशरी कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव if they find such a law or action is against the constitution. This is known as the judicial review. जैसे मान लो
कि लेजिस्लेटिव ने यानी कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून निकाला या फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो जिस तरीके से कानून का पालन करवा रहा है, ये चीज़ ना ठीक नहीं लगा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक नहीं लगा मान लो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कानून को इनवैलिड घोषित कर सकता है। इनवैलिड मतलब खराब घोषित कर सकता है और उसके खिलाफ वो एक्शन भी ले सकता है, या फिर उनको संविधान में भी यदि कुछ गलत लगता है तो उसको वो बोल सकता है कि ये चीज़ गलत है, इसको सुधारो। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। देखो एक वर्ड साफ लिखा हुआ है इसमें, रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है, उसको दोबारा आप जांच करो। उसी प्रकार का मतलब यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई लॉ खराब है या फिर इसमें सुधार की ज़रूरत है, या फिर एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, कानून का पालन अच्छी तरीके से नहीं करवा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि उसको वो दोबारा सजेस्ट कर सकता है कि इसमें बदलाव करो, चेंज करो, और इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर ये भी है कि संविधान में यदि कुछ गलत उसको नज़र लग रहा है तो उसको भी वो चेंज करवा सकता है। खुद नहीं करेगा चेंज, लेकिन चेंज कराने का ऑर्डर दे सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। आगे, the powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights। तो इतना ज़्यादा पावर को देखते हुए, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंस को देखते हुए इंडियन जुडिशियरी के, देखो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, इसके पास पावर बहुत है, ये बहुत आज़ाद भी है, कोई किसी के अंदर में ये काम नहीं करती है, इनका अपना अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इतना ज़्यादा इनके पास पावर होने के साथ साथ, इतना ज़्यादा इनके पास आज़ादी होने के साथ साथ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं। गार्जियन मतलब पेरेंट्स। किसका पेरेंट्स भाई? फंडामेंटल राइट्स का। मतलब कि हमारा कोई अधिकार कोई छीन ना ले। यदि कोई छीन रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली जाके अपने गार्जियन से शिकायत कर सकते हैं। और गार्जियन का मतलब सिंपल सा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमारा गार्जियन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है। आगे अब लास्ट इसमें है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में PIL कहते हैं। अब ये क्या होता है ये भी देख लो। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation, यानी कि PIL। जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, यदि वो हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। और इसके खिलाफ आप जाके कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, और वहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिकली PIL दर्ज करवाते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपको पता है कि गरीब लोग जो होते हैं ना, उसको राशन कार्ड मिलता है और उसको बहुत ही कम दाम में अनाज मिल जाता है। ये क्या है? गवर्नमेंट का स्कीम है। जैसे मान लीजिए कि हम गरीब हैं, हमको उस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे जाके कि हुजूर सर जो भी हैं, हम गरीब हैं, हमको राशन कार्ड का अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहा और हमको सरकार दे भी नहीं रहा। तो वो क्या करेगा? मेरा PIL दर्ज कर लेगा, यानी कि मेरा एक रिपोर्ट दर्ज कर लेगा और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगा कि भैया आप इसको क्यों नहीं बेनिफिट पहुंचा रहे हो, इसका राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सिंपली इसमें याद रखिएगा कि जब आपका कोई बात गवर्नमेंट नहीं मानता है, आपके बेनिफिट को वो ध्यान में नहीं रखता है, आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाता है गवर्नमेंट, तो बेसिकली आप कोर्ट में जाके केस दर्ज करवाते हैं, उसी का नाम है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बस सिंपल। ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ हमारे चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।